पिनोलॉजी लिखा हुआ है। इस पिनोलॉजी का मतलब क्या है? पिनोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ पनिशमेंट है। एक साइड पे अगर आप डेटरेंट पनिशमेंट देते हैं किसी हार्डेंड क्रिमिनल को, तो ऑन दी अदर साइड आप देखते हैं कि कोई फर्स्ट ऑफेंडर है तो उसके लिए जो है वो इनकारसिरेशन या उसको जेल भेजना मुनासिब नहीं, इसको रिफॉर्म कर लेते हैं, इसको इसकी कम्युनिटी में भेज देते हैं। और ये एक मुतबादल रास्ता जो है वो प्रोबेशन का अगर आप लफ्ज़ी मतलब लें तो आपके सामने आता है। आप अक्सर अदालतों में जाते हैं और अदालत को ये कहते हैं कि बजाय इसको ये सज़ा दे दें, जनाब ये स्टूडेंट है इसको आप प्रोबेशन कर दें, तो इसका मतलब है कि प्रोबेशन जो है ये काइंड ऑफ पनिशमेंट नहीं है। आप कहते हैं फ़ाइन ना करें, जेल ना भेजें, प्रोबेशन कर दें। प्रोबेशन ऑर्डर करना जो है बेसिकली उस मुल्ज़म उस मुजरम के लिए एक जो है एक मौका होता है कि वो रिफॉर्म कर ले अपने आप को, और उसके ऊपर एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है जो सुपरवाइज करेगा, उसको गाइड करेगा, उसको असिस्ट करेगा। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट प्रोबेशन। इसके बाद ये प्रोबेशन ऑर्डिनेंस 1960 जो है ये सेंट्रल स्टैट्यूट है। और उसके बाद केपी में, बलूचिस्तान में अगर हम आगे इसको देखेंगे तो अभी एक रीसेंट अमेंडमेंट आई है 2025 में, पंजाब प्रोबेशन ऑर्डिनेंस 1960, इसमें 6-7 अमेंडमेंट्स आई हैं जो मैंने कोशिश की है कि इसी में इनकॉर्पोरेट कर दूं ताकि आपको इंडिपेंडेंट कोई बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है एन ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को देखते हुए आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑर्डिनेंस फॉर टेम्परेरी फेज होता है, लेकिन जहाँ पे इसको वैलिडेशन मिल जाए, आईनी वैलिडेशन मिल जाए, और उसके बाद आपको आर्टिकल 264 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडेट करता है। इसी से एनालॉजी आप सेक्शन 6 जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 वो भी ये बात करता है। तो ये इसने ताकत ली उस प्रोक्लेमेशन से जो 1958 को प्रेसिडेंट ने किया, और वो प्रोक्लेमेशन का मतलब ये होगा कि जब कोई ऐसी सिचुएशन इमरजेंसी आ जाएगी या मार्शल लॉ लग जाएगा या आप एक नया कोर्स ले लेंगे, असेंबली सेशन में नहीं होगी, तो आप थ्रू प्रोक्लेमेशन ऑर्डिनेंस जो है जो जारी करते हैं। तो उस ऑर्डिनेंस के तहत ये जो है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस सामने आया। An act to provide for the release on probation of offenders in certain cases, whereas it is expedient to provide for release on probation of offenders। अब ये whereas क्या, whereas के आप दो लफ्ज़ी मतलब ले सकते हैं। एक ये कह सकते हैं कि मैं आपके साथ बड़ा अच्छा हूँ, whereas you are not good to be, लिटरल मीनिंग इसका ये है। यहाँ पे whereas का मतलब ये है कि जहाँ पे इन डायरेक्ट सब्जेक्ट टू द इशू आपको ज़रूरत पड़ जाती है कोई कानून बनाने की, तो ये इंट्रोडक्शन है इस प्रीएम्बल का। ये कंसिडरिंग दैट फैक्ट भी आप वेयर एज को कह सकते हैं। एक्सपीडियंट का मतलब आपको पता है, जब फिटनेस ऑफ थिंग्स भी होगा, जब ये कोई चीज़ सूटेबल होगी, ज़रूरी होगी, तो फिर कोई भी कानून बनाया जा सकता है। To provide for the release on probation of offenders in certain cases, certain cases imply कर रहे हैं, signify कर रहे हैं कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें आप प्रोबेशन ऑर्डर्स जो हैं वो कर सकते हैं। कीपिंग इन व्यू, आप देखेंगे एक यूथफुल ऑफेंडर है, उसकी एज इतनी कम है, स्टूडेंट है, बच्चा है, फर्स्ट ऑफेंडर है, तो ये हर केस में जो है वो आप प्रोबेशन ऑर्डर की तरफ नहीं जाएंगे। अगर कोई हार्डन क्रिमिनल है, उसकी प्रीवियस कन्विक्शंस हैं, तो उसके लिए प्रोबेशन ऑर्डर नहीं है। वो दोबारा कम्युनिटी में जाके कोई कारामद शख्सियत नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सर्टन केसेस की बात कर रहा है। एंड फॉर मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू, मैटर्स इंसिडेंटल का मतलब है जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जो इत्तफाक से आ जाएंगी, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी होगा। नाउ देयरफॉर इन परसेंस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द 7th day of October 1958 and in exercise of all powers
enabling him. In that behalf, the president is pleased to make and promulgate the following order. मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये प्रोक्लेमेशन जो है ये पॉलिसी शिफ्ट की बात कर रहा है। पॉलिसी शिफ्ट से मुराद ये है मार्शल लॉ लग जाता है, इमरजेंट सिचुएशन आ जाती है। और ये जो ऑर्डिनेंसेस हैं आप अक्सर ये देखेंगे ये उन्हीं सिचुएशंस में उसी अदवार में जो है ये सामने आए और लेटर ऑन इनको वैलिडेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन मिल गई, इनको थ्रू एक्ट मिल गई, पार्लियामेंट मिल गई। और ये कहा जाएगा कि प्रोक्लेमेशन के बाद अगर ये ऑर्डिनेंस आ रहा है तो या तो असेंबली सेशन में नहीं थी या वो वैल्यूलेस थी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। फॉर दैट्स वाई ये पावर जो डिराइव की गई है ये प्रोक्लेमेशन से डिराइव करते हुए प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस जो है ये समझा कि होना चाहिए तो ये उन्होंने कर दिया। पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। पहले भी बात की गई थी कि जहां पे लॉन्ग टाइटल होगा वहां पे शॉर्ट टाइटल भी होगा। मीनिंग देयर बाय अगर ये शॉर्ट टाइटल की बात कर रहे हैं तो ऊपर आपने अगर ये देखा कि ना एन एक्ट एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स इन सर्टेन केसेस, और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट की बात आ गई कि वेयर इट इज एक्सपीडिएंट। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग टाइटल में आएंगी। शॉर्ट टाइटल इसका होगा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस। एक्सटेंट इसकी पहले थी पाकिस्तान तक, अभी जनवरी 2025 में अमेंडमेंट इसमें आई है तो ये कह रहे हैं कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पंजाब। पहले वो ये कह रहे थे कि व्हेन इट विल कम इनटू फोर्स, और बात कर रहे थे कि जब जिन एरियाज के लिए जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थ्रू ऑफिशियल गजट नोटिफाई करेगी तो ये इट विल कम इनटू फोर्स। अब इन द लाइट ऑफ अमेंडमेंट, इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है कि ये सारी अमेंडमेंट्स मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं, एडिट कर दी हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। डेफिनेशंस के सेक्शन 2 पे आते हैं। कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होगा। एक अमेंडमेंट इन्होंने इसमें ये AA की सूरत में की है जिसकी जो बुनियाद है प्रोबेशन ऑर्डर की और प्रोबेशन लॉज की पूरी दुनिया में, टू ब्रिंग इन टू कन्फर्मिटी, ये इन्होंने ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के हवाले से ये ऐड किया है। कम्युनिटी सर्विस मीन्स एनी अनपेड वर्क or service beneficial to the community to be performed by a probationer under the probation order। प्रोबेशनर कौन होगा? वो बंदा जिसको प्रोबेशन पे कहा जाएगा कि जिसके बारे में प्रोबेशन ऑर्डर किया जाएगा, वो अक्यूज्ड होगा, वो जो मुजरम जिसको कोर्ट ये समझ लीजिए किसको, वो प्रोबेशनर होगा और प्रोबेशन ऑर्डर वो हो जाएगा जो कोर्ट करेगी। अब कम्युनिटी सर्विस में अगर आप कहते हैं बहुत सी चीज़ें हैं, हज़ारों इंस्टांसेस हैं, हज़ारों एग्जांपल्स हैं। अगर आप गांव में हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारा कम्युनिटी सेंटर जिसको पंजाबी में आप दारा बोलते हैं इसकी सफाई करनी है। आप कहते हैं ये जो गलियां हैं ये बड़ी गार्बेज से भरी हुई हैं तो आपकी ये ड्यूटी है कि आपने डेली 1 घंटा इनकी सफाई में दूसरे लोगों की मदद करनी है। आपने प्लांटेशन करनी है। आपने जो है ये पूरी कम्युनिटी के लिए हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन में आपने हेल्प आउट करना है अपने दूसरे लोगों को, तो ये आपकी ड्यूटीज़ होंगी। और ऑल दीज वर्क्स विल बी अनपेड, उनका कोई मुआवजा नहीं होगा क्योंकि वो कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा कि भाई आप इतने टाइम के लिए आप पाबंद हैं, हम आपको जेल नहीं भेज रहे, तो आप इस प्रोबेशन ऑर्डर के पाबंद हैं। एक तो आपने रिपोर्ट करनी है उस प्रोबेशन ऑफिसर को जो हमने मुकर्रर किया हुआ है, आपने बताना है कि आप किधर रहते हैं, आपने कोई ऑक्यूपेशन चेंज तो नहीं किया, आप इस सर्टेन एरिया से बाहर नहीं जा सकते। ये सारी शराइत जो हैं वो प्रोबेशन ऑर्डर में हो सकती हैं। और वो जो अनपेड वर्क होगा वो बेनिफिशियल होगा कम्युनिटी के लिए। दैट इज इंसर्टेड इन 2025 अमेंडमेंट एक्ट। कोर्ट वही होगी जो ये पावर्स एक्सरसाइज करेगा। ऑफिसर इंचार्ज मीन्स द हेड ऑफ द प्रोबेशन डिपार्टमेंट। अब ये ऑफिसर इंचार्ज जो है ये डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल जो प्रोबेशन ऑफिसर्स का होगा,
और अगर किसी ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे वो डीजी नहीं है तो वहाँ पे वो डायरेक्टर भी हो सकता है। होम डिपार्टमेंट जो है ये कंट्रोल करता है प्रोबेशन एंड इस ऑफेंडर्स एक्ट को, और उसी के तहत ये प्रोबेशन एंड ऑफेंडर्स पैरोल, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड पैरोल सर्विस जो है वो बनी गई है। तो ये ऑफिसर इंचार्ज होगा। आगे चलते हैं। प्रोबेशन ऑर्डर वो होगा जो सेक्शन 5 के तहत कोर्ट करेगी। प्रोबेशन डिपार्टमेंट मींस द डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस। अब ये प्रोबेशन डिपार्टमेंट जो है, जैसे हमने ये पढ़ा कि ये नॉन कस्टोडियल मैटर्स को डील करेगा, कि जहाँ पे आप मुजरम को आप कस्टडी में नहीं लेते, आप उसको इनकार्सिरेशन के लिए नहीं भेजते, आप उसको जेल में आप उसको नहीं भेजते, आप ये उसको कम्युनिटी सर्विस के लिए कह देते हैं कि भाई आपने ये करनी है, आप उसको पाबंद करते हैं किसी सर्टन एरिया के लिए। तो ये प्रोबेशन डिपार्टमेंट जो है ये अंडर द कंट्रोल ऑफ होम डिपार्टमेंट जो है ये काम करेगा। हमने ये देखा, ये जो सेक्शन ई है कि प्रोबेशन ऑर्डर बीज एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 5, तो ये पहले भी बात एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन में ये कहूँगा कि ये लेबल नहीं कर दिया जाएगा किसी मुजरम को, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं कर दिया जाएगा, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई अब उसकी कन्विक्शन जो है उसके रिकॉर्ड में, उसके डोजियर में, उसकी फाइल में लग जाएगी। उसको उस चीज़ से बचाने के लिए और जो है वो वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी के लिए उसको जो है वो मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को बेहतर कर ले, और उस प्रोबेशन ऑर्डर की जो ड्यूरेशन है उसके दौरान अगर अपने आप को वो ये एस्टैब्लिश कर लेता है, ये बता देता है कि मैंने आई हैव मेंडेड माई रेस, कि मैंने अपने आप को बदल लिया है, तो दिस विल बी इम्पैक्ट एंड एम ऑफ द order. All other words and expressions used but not defined in this ordinance, and ये वो कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी डेफिनेशन नहीं है तो जो मीनिंग ये ऑर्डिनेंस, ये कानून उन अल्फाज को देगा तो यही समझा जाएगा कि उनकी डेफिनेशन या उनका मीनिंग ये है। कौन सी कोर्ट्स होंगी जो अंडर द ऑर्डिनेंस जो है वो एम्पावर्ड होंगी ये पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए? कोर्ट ऑफ सेशन होगी, हाई कोर्ट होगी, उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होगा, और एनी मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड होगा। ये आपके माइंड में ये एक और बात भी आनी चाहिए, ये इवन जो प्रोबेशन ऑर्डर है ये एपेलेट स्टेज पे भी किया जा सकता है। निगरानी में अगर कोई चीज़ ऊपर आई है, रिवीजन में आई है, अपील में आई है, तो कोर्ट ये समझती है कि नहीं यार ये यूथफुल ऑफेंडर था, ये फर्स्ट ऑफेंडर था, इसके एंटेसीडेंट्स ये बताते हैं, इसकी एज ऐसी है, ये पढ़ा लिखा है, ये स्टूडेंट है, इसका बड़ा करियर है, तो इसको हम कम्युनिटी सर्विस का जो है वो प्रोबेशन ऑर्डर करते हैं, बजाय इसके कि हम इसको जेल में भेज दें। एक चीज़ और भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्रोबेशन ऑर्डर में और पैरोल में फ़र्क है। प्रोबेशन ऑर्डर जो है वो कोर्ट करती है, वो जुडिशल ऑर्डर है। ऑन दी अदर हैंड पैरोल जो है वो एग्जेक्टिव ऑर्डर है। पैरोल के लिए वो गुड प्रिजनर्स पैरोल लॉज हैं, प्रोबेशन के लिए ये ऑर्डिनेंस है, उसके साथ 1961 को के रूल्स हैं जो हम लेटर ऑन इसमें पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा एक फ़र्क जो पैरोल में और उसमें ये है कि पैरोल में वो जो सेंटेंस का पीरियड वो ऑलरेडी वो सर्व कर रहा होगा जेल में, तो उसको देखा जाएगा कि बहुत उसने अच्छा बिहेवियर रखा, उसका कॉन्डक्ट, उसका कंपोर्टमेंट, उसने कुछ सीख लिया, उसने कोई वोकेशनल स्किल सीख लिया, उसने अपनी एजुकेशन को बढ़ा लिया, तो वो ये कहते हैं कि भाई इसको पैरोल पे रिलीज़ कर दो, लेकिन वो रिमेनिंग जो उसकी सेंटेंस होगी उसके लिए होगा। ऑन दी अदर हैंड प्रोबेशन जो है वो 1 से 3 साल के लिए जो वो होगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दोनों को डिफरेंट लॉज जो है वो गवर्न करते हैं। सबसेक्शन 2 ये कहता है ए कोर्ट में एक्सरसाइज पास अंडर द ऑर्डिनेंस वेदर द केस कम्स बिफोर इट
ओरिजिनल हियरिंग और अपील और रिवीजन, जो अभी हम बात कर चुके हैं। सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर एक कोर्ट जो है वो मैजिस्ट्रेट है, वो ये समझता है कि वो स्पेशली एम्पावर्ड भी नहीं है, वो फर्स्ट क्लास भी नहीं है। अब तो ये बात खत्म होगी कि हर मैजिस्ट्रेट वो जो फर्स्ट क्लास होगा, लेकिन ये सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि अगर वो ये समझता है कि इस बंदे को प्रोबेशन ऑर्डर करना जो मुनासिब है, तो वो जो स्पेशली एम्पावर्ड होगा, वो जो फर्स्ट क्लास होगा, जो भी कोर्ट होगी उधर वो भेज देगा और साथ अपनी रीजंस दे देगा। और अब जिस कोर्ट को वो भेजेगा, उस कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको फर्दर इंक्वायर कर ले, कोई एविडेंस मांग ले, या उसी ऑब्जर्वेशन को जो है वो सप्लीमेंट करते हुए वो ऑर्डर कर ले। ये सब सेक्शन 3 ये कह रहा था। सब सेक्शन 4 कंडीशनल डिस्चार्ज क्या है। अब कंडीशनल डिस्चार्ज ये है कि अगर ये बात सामने आती है कि जो मेरे सामने एक्यूज्ड है ये प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं है, और इसका जो एलिगेशन इसके अगेंस्ट है, जो अलेज किया जा रहा है कि इसने जो जुर्म किया है, अगर वो इस्टेब्लिश भी हो जाता है, बल्कि इस्टेब्लिश हो जाना जो है वो आई शुड रदर से, कि मुझे वही कहना चाहिए था कि इस्टेब्लिश हो जाता है और अदालत ये समझती है कि इसको थोड़ा सा झिड़क के एडमॉनिश करके, दी वर्ड एडमॉनिश जो है वो लिखा गया है कि उसको सख्ती से वार्न कर दिया जाता है कि भाई आप आइंदा ये नहीं करेंगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। अदालत की मर्जी है, वो कंडीशनल डिस्चार्ज करते हुए उससे बॉन्ड ले ले, श्योरिटी ले ले, और अगर उसके अलावा भी अगर वो कोई एडिशनल कोई वो शर्त रखना चाहे तो ये कोर्ट की मर्जी है। देखेगी क्या कोर्ट कंडीशनल डिस्चार्ज करते हुए, उसकी एज देखेगी, उसका किरदार, एंटेसिडेंट्स और फिजिकल और मेंटल कंडीशन ऑफ द ऑफेंडर, नेचर ऑफ द ऑफेंस भी देखेगी, और ये भी देखेगी कि इस ऑफेंस की इतनी सजा नहीं होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो कोर्ट क्या करेगी कि उसको एडमॉनिश करके सख्ती के साथ वार्न करके उसको छोड़ देगी। और ये पीरियड जो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन कंडीशंस पे जो कोर्ट मुकर्रर करेगी उसमें उसको एंटर होना पड़ेगा। उसकी वायलेशन वो नहीं करेगा। अगर वो उसकी वायलेशन करेगा तो ये कंडीशनल डिस्चार्ज का जो ऑर्डर है ये रिवोक हो जाएगा, ये वापस लिया जा सकता है, और उसको ओरिजिनल जो उसने ऑफेंस किया है, जो उसमें मेहरबानी की जा रही थी प्रोबेशन ऑर्डर करके, वो मेहरबानी कोर्ट की तरफ से है जो वो वापस ले ली जाएगी। अगर वो प्रोबेशन ऑफिसर ये रिपोर्ट करता है कि इसने ये जो कंडीशन है उनको फुलफिल नहीं किया, या इसने डिविएशन की है, इसने नेग्लिजेंस शो किया और उसने रेपिटेशन की है, दोबारा वो ऑफेंस कर रहा है, कुछ भी ऐसी बात सामने आती है, क्योंकि प्रोबेशन ऑफिसर का जो मकसद होगा, प्रोबेशन ऑफिसर आप ये समझ लें कि कोर्ट और वो जो मुजरम है, जिसको जो प्रोबेशनर है, जिसके लिए ये ऑर्डर किया जा रहा है, उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा। हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, जब प्रोबेशन ऑफिसर की ड्यूटीज हम देखेंगे तो उसमें आएगा कि किस तरह उसने कोर्ट को भी जवाबदेह होना है, आंसरेबल होना है, किस तरह उसने रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है, और किस तरह उसने वो जो प्रोबेशन ऑर्डर किया गया है उस प्रोबेशनर की क्या कहीं पे उसको हेल्प की ज़रूरत थी तो उसकी क्या उसने उसको गाइड किया है, उसको असिस्ट किया। तो दिस इज द रोल ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। सबसेक्शन 2 में वो ये कह रहा है कि एन ऑर्डर डिस्चार्जिंग ए पर्सन सब्जेक्ट टू सच कंडीशन as aforesaid is hereafter in this ordinance referred to as an order for conditional discharge। सेक्शन 4 के तहत कंडीशनल डिस्चार्ज का ऑर्डर होगा, एंड द पीरियड स्पेसिफाइड इन एनी सच ऑर्डर, उसी ऑर्डर में ये लिखा जाएगा कि ये पीरियड जो होगा ये कंडीशनल डिस्चार्ज के लिए होगा, इतना टाइम होगा, 6 माह हो गए, 1 साल हो गया, जो भी होगा। Before making an order for conditional discharge, the court shall explain to the offender in ordinary language। ये ड्यूटी है कोर्ट की। कोर्ट जो है इस ऑर्डर को करते हुए आसान अल्फाज में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगी कि अगर वो ये ऑफेंस करता है
या अपना बिहेवियर ठीक नहीं रखता उस पीरियड के लिए जिसके लिए मैं कंडीशनल डिस्चार्ज कर रहा हूं, he will be liable to be sentenced for the ओरिजिनल ऑफेंस। ये कोर्ट उसको एक्सप्लेन कर देगी। और इस एक्सप्लेनेशन के पीछे विजडम ये है कि ही शुड कन्फॉर्म टू दी रिक्विजिट्स। उस प्रोबेशनर को चाहिए कि अगर उसको प्रोबेशन ऑर्डर इसके लिए किया गया, ये कंडीशनल ऑर्डर किया गया है, तो वो उन कंडीशंस को फुलफिल करे। अगर वो नहीं करेगा, ही विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। Where a person conditionally discharged under this section is sentenced for the offence in respect of which the order for conditional discharge was made, that order shall cease to have effect। अगर वो deviate करता है, अगर वो fulfill नहीं करता उन conditions को, अगर उसकी रिपोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर भी ये दे देता है, अगर उसको कहा जाता है कि भई आपने ये करना है और कंडीशनल डिस्चार्ज भी ले जाता है, तो वो रेपिटेशन करता है या अदरवाइज कुछ करता है, उसको सजा हो जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर किया गया होगा दैट विल बी डीम्ड दैट इट इज रिवोक्ड। अब सेक्शन 5, पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ए प्रोबेशन ऑर्डर इन सर्टन केसेस। कौन कौन सी चीजें इसमें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कंप्लायंस उस ऑर्डर की जो कोर्ट करती है प्रोबेशन ऑर्डर की, वो प्रोबेशनर के लिए ज़रूरी है। उसको अपना कंडक्ट ठीक रखना पड़ेगा, अपना किरदार साबित करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर साबित करने का। अगर ये कोर्ट ये कहती है कि भाई तुमने इस एरिया में रहना है, उस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाता। अपना ऑक्यूपेशन जो है कोर्ट कहती है कि भाई आपने चेंज नहीं करना, वो नहीं करता। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोबेशन ऑर्डर में कोर्ट जो है वो कदगन लगा सकती है, शराइत रख सकती है, क्योंकि कोर्ट ऑन द अदर हैंड वाइल शोइंग लीनियंसी इन हिज बेटरमेंट, उस प्रोबेशनर की बेटरमेंट के लिए, ओवरऑल सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए वो ऑर्डर कर रहे हैं, तो अगर वो कुछ कहते हैं तो उनकी कंप्लायंस जो है वो ज़रूरी है। वो कहता है कि वेयर अ कोर्ट बाय विच एनी मेल पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, वो ऑफेंसेस बताए गए हैं कि ये ऑफेंसेस हैं जिनमें वो प्रोबेशन ऑर्डर जो है वो किया जा सकता है। अगर कोई फीमेल है तो वो उसके लिए डेथ के हवाले से वो ये कहेंगे कि उसके अलावा जितने ऑफेंसेस होंगे उसका ऑर्डर जो है वो किया जा सकता है। कोर्ट करेगी क्या, इन राइटिंग रीजंस लिखेगी और उस बंदे को जेल में भेजने की बजाय वो कंडीशंस के साथ या अपनी शराइत रख के तो कोर्ट जो है उसको प्रोबेशन पे भेज देगी। वो कोर्ट की मर्जी है वो कितना टाइम के लिए भेजती है। लेकिन ये वो कहते हैं कि लेस देन 1 ईयर और मोर देन 3 ईयर्स जो है वो इसका पीरियड नहीं होना चाहिए। आगे प्रोवाइजो में वो कह रहे हैं कि अनलेस ही एंटर्स इनटू ए बॉन्ड, कोर्ट कहती है कि भाई श्योरिटी दो, बॉन्ड दो, वो देना है उसने, उसके बाद हम आपका ये ऑर्डर कर देते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कोर्ट शैल नॉट पास ए प्रोबेशन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और वन ऑफ हिज श्योरिटीज हैज अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन विद इन। अगर वो कोर्ट ये देखेगी कि इसके जो ज़ामन आ रहे हैं जो ये कहते हैं भाई हम इनका ध्यान रखेंगे, वो उसी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में ही कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, और उनकी जो फिक्स्ड रेजिडेंस है, रिहाइश है, वो उधर ही है, ताकि कोर्ट उनको पूछ सके कि भाई आपके पास वो जो है आपकी निगरानी में, आपकी श्योरिटी में हमने वो प्रोबेशन ऑर्डर किया था, वो प्रोबेशनर अगर फुलफिल नहीं करता कोई कंडीशंस, या अगर कोर्ट उसको कहती है भाई आपने, ये अमूमन जी होता है कि भाई आपने हर 2 माह बाद या 3 माह बाद प्रोबेशन ऑफिसर के पास आके अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है, ठीक है, वो नहीं मिलता, वो मिल नहीं रहा, तो श्योरिटीज को पूछा जा सके। दिस इज द विजडम बिहाइंड दिस प्रोविजन। सब सेक्शन 2 ये कहता है वाइल मेकिंग ए प्रोबेशन ऑर्डर। एक तो इसमें अमेंडमेंट ये आई थी कि पहले तो ये प्रोबेशन ऑफिसर था, अब 2025 में जो अमेंडमेंट है उसके मुताबिक जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्ड होगा वो होगा या वो होगा, ये दोनों, ये चीज़ जो है ये इंसर्ट की गई है थ्रू दिस अमेंडमेंट। क्या कहते हैं वो
While making a probation order, the court may also direct that bond shall contain such conditions as in the opinion of the court may be necessary for securing supervision of the offender by the probation officer और या ये डिप्टी कमिश्नर एंड आल्सो सच additional conditions with respect to residence, environment, abstention from intoxicants। वो ये कह सकते हैं कोर्ट इसके अलावा भी, उस बॉन्ड के अलावा भी कुछ कंडीशंस रख सकती है कि भाई आपने अल्कोहल नहीं लेनी या आपने ये काम करना है, कुछ भी वो जो कहते हैं उसके अलावा कोर्ट कर सकते हैं। आपने ऑनेस्ट रहना है, आपने मेहनती रहना है, आपने लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहना है। तो ये कंडीशनल जो वो जो ऑर्डर होगा, प्रोबेशन ऑर्डर होगा, उसके साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो कंडीशंस की होगी, जो कोर्ट जो ये समझेगी, कीपिंग इन व्यू दी पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर केस, उस केस को देखते हुए कोर्ट कर सकती है। सबसेक्शन 3 ये कहता है when an offender is sentenced for the offence in the respect of which a probation order was made, that probation order shall cease to have effect। अगर उसको सजा हो जाती है ऑब्वियसली, तो ये समझा जाएगा कि उस प्रोबेशन ऑर्डर की वो वैल्यू नहीं रहेगी, वो सीज हो जाएगा। प्रोबेशन, जैसे मैंने पहले बताया कि प्रोबेशन एक मौका है, वो प्रोबेशन ऑर्डर के ज़रिए उस बंदे को मौका मिलता है कि वो रेफॉर्मेशन जो है उसकी हो जाए और वो एक कारामद एंटिटी ऑफ सोसाइटी के तौर पे वो कर सके। अगर उसने वो रेपिटिशन करनी है, कुछ ऐसा काम करना है, प्रोबेशन ऑर्डर जो है उसकी वायलेशन करनी है, तो कोर्ट उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए जो उसकी सज़ा बनती है वो दे देगी और ऑटोमेटिकली इट विल बी डीम्ड दैट कि वो प्रोबेशन ऑर्डर जो है फॉर वायलेटिंग इट वो सीज टू हैव इफेक्ट हो जाएगा। एक 5 सेक्शन के बाद ये एक नया सेक्शन जो है ये थ्रू अमेंडमेंट इन 2025 वो आ गया, क्योंकि जहां पे उन्होंने सेक्शन 2 में AA कम्युनिटी सर्विस की बात की है, तो उसी को आगे लेते हुए वो सेक्शन 5A सेक्शन 5 की जगह ऐड किया कि कंडीशंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस क्या होंगी, कौन सी कंडीशंस हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कैपेबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ द ऑफेंडर, कि वो जो प्रोबेशनर है जिसके लिए ऑर्डर किया जा रहा है उसकी कैपेबिलिटी, विलिंगनेस ऑफ द ऑफेंडर क्या होगी। उसके बाद पर्पस एंड सूटेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी सर्विस, क्या उस कम्युनिटी सर्विस के लिए, उस मकसद के लिए वो सूटेबल है या नहीं। बेनिफिशियलिटी ऑफ कम्युनिटी सर्विस एंड इट्स यूजफुलनेस फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन ऑफ प्रोबेशनर इनटू सोसाइटी। अब रिहेबिलिटेशन जो है ये वापसी को कहते हैं, कि वो उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाती है कि वो अपनी सोसाइटी में दोबारा चला जाए। रीइंटीग्रेशन से मुराद ये है कि उसके जो पहले कनेक्शंस थे, जो उसके रिश्ते थे, जो उसके ताल्लुकात थे, रिलेशनशिप्स थे और म्यूचुअल बेनिफिट्स जो है वो उस हवाले से ही वाज गेनिंग एंड द अदर्स वर गेनिंग टू फ्रॉम हिम, वो सारी जो है वो री इंटीग्रेशन भी हो जाए, दोबारा सोसाइटी में वो चला जाए और वो स्टिग्मा भी उस पर ना रहे। तो दीज आर द रीजंस, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, ये वो चीज़ें हैं जो कंडीशनल ऑर्डर के लिए देखी जाएंगी। Notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 5, a probationer under the probation order mandating community service shall be under the supervision of the deputy commissioner of the district concerned, जो बात हमने आगे कर ली है। अब एक और चीज जो सबसेक्शन 6 में ये कह रहा है कि कोर्ट किसी बंदे को सेक्शन 4 के तहत कंडीशनली डिस्चार्ज करता है या सेक्शन 5 के तहत उसको प्रोबेशन पे भेजता है, प्रोबेशन ऑर्डर उसके लिए करता है, तो इन दोनों केसेस में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिप्शन है, कोर्ट इज एम्पावर्ड टू डू। कोर्ट कहती है भाई आपने फलां बंदे का नुकसान किया, उसको ये कंपनसेशन दो, उसको इतने पैसे दो और इतने टाइम में दे दो, ये कोर्ट कह सकती है। और
कोर्ट इसके लिए जिस तरह आपका रिकवरी ऑफ फाइन है, दैट विल बी ट्रीटेड इन दैट सेंस कि कोर्ट कहती है कि प्रोबेशन ऑर्डर भी आपके लिए कर रहे हैं, अब आप नुकसान जो किसी का किया है और आपकी जो कंपनसेशन वो ड्यू है, कम से कम वो आप दे दें, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन डैमेजेस एंड कॉस्ट सो अवॉर्डेड शैल इन नो केस एक्सीड द अमाउंट ऑफ विच द कोर्ट माइट हैव इम्पोज्ड। अगर जो कंपनसेशन वो ऑर्डर कास्ट ऑर्डर करती है, वो अगर वो ओरिजिनल ऑफेंस के लिए उसको सज़ा दी जाती और उसको वो फाइन किया जाता, तो उससे ज़्यादा ये कास्ट और कंपनसेशन नहीं होगी, ये प्रोवाइजो कह रही है। All the time of awarding compensation, at the time of awarding compensation or damages in any subsequent civil suit or proceeding, the court hearing such suit or proceeding shall take into account any sum paid। अगर वो कहता है कि कोई subsequently बाद में कोई बात सामने आती है, कोई दावा हो जाता है, उसी हवाले से वो क्रिमिनल लिटिगेशन सिविल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वो डैमेजेस भी मांग लेते हैं या कोई और लिटिगेशन होती है, तो वो जो ऑलरेडी कोर्ट ने ऑर्डर किया है वो कंडीशनल डिस्चार्ज के साथ साथ अगर कास्ट का कह दिया प्रोबेशनर को, या प्रोबेशन ऑर्डर करते हुए कह दिया कि भाई ये भी दे देना, तो वो अकाउंट हो जाएगी, उसको काउंट किया जाएगा, वो अनअटेंडेड नहीं रहेगी। द अमाउंट ऑर्डर टू बी पेड अंडर सबसेक्शन 1 मे बी रिकवर्ड एज फाइन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। जैसे मैंने पहले कहा कि जिस तरह फाइन की रिकवरी होती है, ये जो एडिशनली कोर्ट कहती है कि कास्ट दे दें, ये भी उसी रिकवरी इसकी भी उसी तरह होगी। अगर जो फेलियर है ऑन पार्ट ऑफ प्रोबेशनर, वो कंडीशंस वो एडिशनल कंडीशंस या वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो श्योरिटी के हवाले से हैं, या अदरवाइज इसको कहा जाता है कि आपने ये करना है, आपने वो जो हफ्ते में 4 दिन आपने फ़लाँ रोड साफ़ करना है, आपने फ़लाँ जगह पे जाना है और आपने सफाई का काम करना है, ये जो भी ऑर्डर जो है फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, फॉर द बेनिफिशियल आस्पेक्ट जो है, वो अगर वो फुलफिल नहीं होता या उसके अलावा भी वो रिपीट कर देता है वो उस ऑफेंस को, या वो गुड कंडक्ट शो नहीं करता, उसका बिहेवियर फिर भी वैसे ही रहता है। अगर वन व्हीलिंग कर रहा है तो फिर भी वो वन व्हीलिंग कर रहा है। अगर वो क्या कहते हैं उसको अगर वो सायरन बजा रहा है तो फिर दोबारा वो उसकी रेपिटेशन कर रहा है। वो कोई भी ऐसा जुर्म है वो कर रहा है, उसको रिपीट करता है, तो ये एक तो वो कंडीशनल डिस्चार्ज जो है उससे हाथ धो बैठेगा, और दूसरा अगर प्रोबेशन ऑर्डर है उस हवाले से तो वो उसका भी हकदार है नहीं रहेगा, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये सेक्शन 7 में हम देख लेते हैं। इफ द कोर्ट बाय व्हिच एन ऑफेंडर इज बाउंड by a bond under subsection 5 has reason to believe that the offender has failed to observe any of the conditions of his bond, it may issue a warrant for his arrest। गिरफ्तार किया जा सकता है उसको, और may if it thinks fit issue summons to the offender and his sureties, उसको बुलाया जाएगा या उसके वो जो जामन है उनको बुला लिया जाएगा। इसीलिए वो कह रहे थे कि वो जो जामन है, जो श्योरिटी हैं, वो किधर रहते हैं, वो उधर उसी जुरिस्डिक्शन में रहने चाहिए ताकि उनको बुलाना आसान हो। उनको बुला के पूछा जाए कि वाई इट हैज़ हैपेंड। The court before which an offender is brought or appears under subsection 1 may either remand him to judicial custody until the case is heard or admitted। कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि कोर्ट उसको अगर ओरिजिनल ऑफेंस की तरफ फिर दोबारा ले जाती है तो कोर्ट फिर उसको गिरफ्तार करके जेल में भेज सकती है। ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस फेलियर के, उस ब्रीच के, उस बांड में, उस अंडरटेकिंग के जो बात आपने एट द टाइम ऑफ प्रोबेशन ऑर्डर आपने एक्सेप्ट की, आपने माना कि आई विल शो गुड कंडक्ट। इफ द कोर्ट आफ्टर हियरिंग द केस इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर हैज फेल्ड टू observe any of the conditions of his bond, including any conditions which may have been imposed under subsection 2 of section 5, if forthwith कोर्ट ये अगर कहती है कि उसने नहीं किया, एक तो कोर्ट उसको ओरिजिनल ऑफेंस के लिए सज़ा दे देगी, और दूसरा अमेंडमेंट से पहले वो 1000 था, अब वो ये कहते हैं कि 10,000 जो है वो रुपीज़ जो कॉस्ट भी वो पे करेगा, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ इम्पोज अपॉन हिम, फाइन देगा, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट
imposing the fine shall take into account the amount of compensation, damages or cost order to be paid under section 6. ये वही बात कर रहे हैं अगर पहले वो जो ऑर्डर किया जा चुका है. Subsection 4, if a fine imposed under clause B of subsection 3 is not paid within such period as the court may fix, the court may sentence the offender for the original offense. अगर फाइन भी नहीं देता तो उसको सजा हो जाएगी. अब पहले भी हमने देखा पढ़ा कि रिविजनल कोर्ट है, एपेलेट कोर्ट है, उस लेवल पे भी कोर्ट ऑर्डर को जो है वो अगर ऑलरेडी सेंटेंस है कैन बी चेंज्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोबेशन ऑर्डर. प्रोबेशन ऑर्डर है तो वाइस वर्सा हो सकता है. ये सेक्शन 8 क्या कहता है ये देखते हैं. Where an appeal or application for revision is made against conviction of an offence for which an order is made under section 4 or section 5, discharging the offender absolutely or conditionally or placing him on probation, the appellate court or the court sitting in revision may pass such order as it could have passed under the court. कोर्ट वही ऑर्डर कर सकती है जो नीचे वाली कोर्ट ने नहीं किया. कोर्ट ये हो सकता है कि कोर्ट जो नीचे वाली कोर्ट जो है जिसने वो प्रोबेशन ऑर्डर किया है, जिसने वो डिस्चार्ज ऑर्डर किया है, अगर उसकी जुरिस्डिक्शन ये थी कि उसने इतनी सजा देनी थी तो एपेलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट उससे ज़्यादा तो नहीं दे सकती, लेकिन वो ज़रूर दे सकती है. ये उस एपेलेट कोर्ट का और रिविजनल कोर्ट का अख्तियार है. मज़ीद क्या कर सकती है, और मे सेट असाइड और एमेंड द ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 4 और सेक्शन 5. उसमें वो एडिशनल कंडीशंस भी कोर्ट मांग सकती है, अमेंड कर सकती है, उसको सेट असाइड कर सकती है. एंड इन ल्यू देयर ऑफ पास सेंटेंस ऑथराइज बाय लॉ. और कोर्ट जो है बजाय इसके कि उसको कंडीशनल डिस्चार्ज ही रहने दे या प्रोबेशन ऑर्डर ही जो है वो इन एग्जिस्टेंस से, कोर्ट उसकी बजाय उसको सजा दे सकती है. आगे प्रोविजन में वो यही कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द एपेलेट कोर्ट और कोर्ट सिटिंग शैल नॉट इम्पोज ए ग्रेटर पनिशमेंट, जो बात हमने आगे कर ली है. सेक्शन 9, प्रोविजंस ऑफ द कोड टू अप्लाई टू श्योरिटीज एंड बॉन्ड. अब जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में श्योरिटीज के लिए, ज़ामनान के लिए जो कंडीशंस हैं वही कंडीशंस जो हैं वो इधर भी हैं. ज़ामन अपने आप की जो श्योरिटी दी है उसको वापस भी ले सकता है. ज़ामन के अगेंस्ट अगर पेनल्टी इम्पोज की गई है वो उसको चैलेंज भी कर सकता है. ज़ामन जो है वो फॉर सिक्योरिटी एंड गुड बिहेवियर जो है सेक्शन 122 आपने ज़ाब्ता फौजदारी में पढ़ा. तो ये सारी प्रोविजंस जो उन ज़ामनों के लिए हैं, उन श्योरिटीज़ के लिए हैं, वो प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई करेंगी. सेक्शन 9 जो है इसका वो ये कह रहा है, वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन. अब उन कंडीशंस को जिनकी बुनियाद पे वो कोर्ट ने प्रोबेशन ऑर्डर किया है वो उनमें वेरिएशन भी हो सकती है. हाउ इट विल बी डन, ये सेक्शन 10 कहता है. इसको देखते हैं. The court by which a probation order is made under section 5 may at any time on the application of the person under probation or of the probation officer or of its own motion. these 3 चीजें सामने आ गई. प्रोबेशन ऑफिसर चूंकि ब्रिज है प्रोबेशनर में और कोर्ट के दरमियान, वो कोर्ट को ये अप्राइज करता है, बताता है कि भाई इसमें वेरिएशन आनी चाहिए, कोर्ट विल कंसिडर इट. अगर कोई एप्लीकेशन आ जाती है या कोर्ट खुद ये समझती है कि ये जो पहली कंडीशंस हैं इसमें चेंजेस होनी चाहिए, वेरिएशन होनी चाहिए, इन सर्कमस्टांसेस में जो अब अराइज हो गई हैं, इफ इट थिंक्स इट एक्सपीडिएंट टू वेरी द बॉन्ड टेकन अंडर दैट सेक्शन, संबंधी पर्सन अंडर प्रोबेशन टू अपीयर, उस बंदे को अदालत में बुला लिया जाएगा, भाई आ जाओ हम तब्दीली चाह रहे हैं. एंड आफ्टर गिविंग हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग काज, उससे पूछा जाएगा क्यों ना तब्दीली की जाए, मौका दिया जाएगा.
Why the bond should not be varied? Vary the bond by extending or reducing the thereof duration by altering any of बात दोनों बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि रिड्यूस भी कर सकते हैं उस ड्यूरेशन को और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। रिड्यूस तब करेंगे जब उसने अपना कॉन्डक्ट अच्छा बताया होगा। दैट विल बी ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। अगर वो खुद भी अदालत को ये कह देता है जनाब मेरे बारे में आपने ये ऑर्डर किया हुआ है तो आई हैव शोड गुड कॉन्डक्ट एंड प्रोबेशन ऑर्डर हैज़ बीन कंप्लाइड विद, और मैंने कंप्लाइंस की है हर लिहाज से। एनी अदर ऑफ इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर बाय इंसर्टिंग एडिशनल कंडीशंस। अगर वो ज़रूरत है जी कोई और भी कंडीशन उस पर कदगन लगानी है तो वो भी लगाई जा सकती है। Provided that in no case shall the duration of the bond be less than 1 year or more than 3 years from the date of original order। अब चूंकि हमने ये पढ़ा है कि इसमें 1 साल से कम नहीं और 3 साल से ज़्यादा नहीं, अब अगर चेंज की बात आ जाती है, वेरिएशन की बात आ जाती है, तो वो ये कानून ये कह रहा है इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो जो ओरिजिनल ऑर्डर किया गया है उससे लेके ये लेंथ जो है वो 3 साल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए किसी सूरत। प्रोवाइडेड फर्दर दैट विद द बॉन्ड इज विद श्योरिटी और श्योरिटीज नो वेरिएशन शैल बी मेड इन बॉन्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी और श्योरिटीज, एंड इफ द श्योरिटी और श्योरिटीज डू नॉट कंसेंट टू द वेरिएशन द कोर्ट शैल रिक्वायर द पर्सन अंडर प्रोबेशन टू एग्जीक्यूट अ फ्रेश बॉन्ड। अब एक बंदा उसने जमानत दी है उस प्रोबेशनर की, और जमानत देने के बाद कोर्ट ये समझती है कि उस पर एडिशनली जो है वो कंडीशंस इम्पोज करनी चाहिए या कोई सख्त शराइत रखनी चाहिए, तो वो जो ओरिजिनल श्योरिटी है जिसने उस प्रोबेशनर के लिए श्योरिटी दी है उसकी कॉन्सेंट ली जाएगी कि क्या अभी भी आप तैयार हैं, हम इसमें वेरिएशन कर रहे हैं। अगर श्योरिटी कह देता कि भी नहीं मैं इस हद तक था, इससे आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं, तो फिर कोर्ट वो प्रोबेशनर को कहेगी कि भाई फाइंड अनदर श्योरिटी, फाइंड समवन एल्स, किसी और को ले आओ। पहले आपके जो है वो पैटर्नल अंकल थे, अब आप किसी और को देखें कि वो आपकी जगह इधर आपके लिए वो श्योरिटी दे दे। Any such court as aforesaid may on the application of any person under probation or of probation officer or of its own motion, if satisfied that the conduct of the person under probation has been satisfactory as to render it unnecessary to keep him under supervision, discharge the probation। अब अगर कोर्ट ये समझती है, प्रोबेशन ऑफिसर भी ये कहता है या खुद कोर्ट ये देख लेती है या एप्लीकेशन पे या सुमोटो, ऐसे सर्कमस्टांसेस सामने आते हैं कि देयर इज नो वायलेशन, देयर इज नो रेपिटेशन, इन लेटर एंड स्पिरिट उस प्रोबेशन ऑर्डर की कंप्लायंस की गई है, एज फार एज हिज बिहेवियर एंड कम्युनिटी सर्विस अगर उसको कोई दी गई है, उसकी कोई ड्यूटी लगाई गई है तो वो उसने सर्व की है, तो देयर इज नो वायलेशन एट ऑल, तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है इस ऑर्डर को, कि ज़रूरत नहीं है। बॉन्ड को भी डिस्चार्ज कर सकती है, ऑर्डर को भी कर सकती है। इफेक्ट्स ऑफ डिस्चार्ज एंड प्रोबेशन। A conviction of an offence for which an order is made under Section 4 or Section 5 for discharging the offence after the due admonition or conditionally or placing him on probation shall be deemed not to be a conviction। इस लेक्चर के शुरू में मैंने एक बात की थी कि ये कन्विक्शन नहीं है। फॉर दैट रीज़न आप ये देखें, अगर आप ओवरऑल डाटा लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान देखेंगे तो उस 100% में से तकरीबन 90% जो प्रोबेशनर्स हैं वो पंजाब के हैं और उनकी तादाद तकरीबन 43,000 है। सिंध में तकरीबन कह लें तकरीबन 590 और 600 हैं। KPK में तकरीबन 5,000 के करीब हैं और बलूचिस्तान में सिर्फ जो रीसेंट रिपोर्ट है उसके मुताबिक सिर्फ 33 जो हैं वो प्रोबेशनर्स हैं। तो दैट्स वाई कि पंजाब में इन प्रोबेशनर्स की तादाद जो है
एक वजह तो वो पॉपुलेशन भी हो सकती है, लेकिन इंक्रीज्ड अवेयरनेस और मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटी सर्विस और ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये प्रोवाइडेड दैट वेयर an offender being not less than 18 years of age at the time of conviction of an offence for which an order discharging him conditionally, जो सेक्शन 4 का ऑर्डर है आपने पढ़ा है, और प्लेसिंग हिम ऑन प्रोबेशन, जो सेक्शन 5 आपने पढ़ा है, is subsequently sentenced under the ordinance for that offence, provisions of this subsection shall cease to apply to the conviction। अगर वो उसकी एक तो एज वो 18 के हवाले से उससे ऊपर है और दूसरा वो काम ऐसा जो है वो दोबारा करता है, तो ये प्रोविजंस का उनको फ़ायदा नहीं होगा जो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के तहत प्रोबेशनर को होता है। विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, conviction of an offender who is discharged after due admonition or who is placed on bail shall in any event be disregarded for the purpose of any law which imposes any disqualification or disability upon convicted persons or authorize the or requires the imposition of any such disqualification or disability। अब वो ये कह रहा है कि जिसको डिस्चार्ज किया जाएगा आफ्टर सख्त वार्निंग एडमोनिशन जिसको कहते हैं, और उसको प्रोबेशन पे लाया जाएगा, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ एनी लॉ, किसी और कानून के तहत जिसमें इसको डिसक्वालिफिकेशन और डिसेबिलिटी समझा जाएगा। द फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट ऑफ एनी सच ऑफेंडर टू अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, उसका कानूनी हक नहीं लिया जाएगा। द रिवेस्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी सच ऑफेंडर। रिवेस्ट प्रॉपर्टी जिसकी है उसमें दोबारा वेस्ट कर जाती है, दैट इज कॉल्ड रिवेस्टिंग। और रेस्टोरेशन, अगर कोई वो कोई पोजीशन चेंज की गई उस प्रॉपर्टी के हवाले से तो वो रिस्टोर कर दी जाएगी। किसको? ये पूरे सेक्शन को, ये क्लास जो फोरगोइंग प्रोविजंस 2, द रिवेस्टिंग और रेस्टोरेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ कन्विक्शन ऑफ एनी सच ऑफेंस। आप सब सेक्शन 3 को देखेंगे। द फोरगोइंग प्रोविजंस जो पहले बात हुई है उन प्रोविजंस में ऑफ दिस सेक्शन, इसी सेक्शन में जो ऊपर प्रोविजंस है, शैल नॉट इफेक्ट, असरअंदाज नहीं होंगी। किस किस चीज पे असरअंदाज नहीं होंगी? पहली चीज, एनी राइट ऑफ एनी सच ऑफेंडर टू अपील अगेंस्ट हिज कन्विक्शन, मतलब अगर उसकी वेरिएशन कर दी गई है, चेंजेस कर दी गई हैं, उसको एडिशनल कंडीशंस इम्पोज कर दी गई हैं, उसकी श्योरिटी के हवाले से कोई ऑर्डर कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसको फाइनलिटी अटैच हो गई है। अगर प्रोबेशनर का कोई राइट एग्जिस्ट कर रहा होगा अपील का या रिवीजन का, तो वो उसको कर सकता है। दिस इज व्हाट विच सेक्शन ए ये कह रहा है। फोरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, इसी सेक्शन के ऊपर जो हमने पढ़ा है उनको देखते हुए ये नहीं होगा कि उसके राइट्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। वो रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से हो, सपोज एक श्योरिटी ने उसकी प्रोबेशनर की अगर उसके कंडीशन है कि उसकी प्रॉपर्टी फोरफिट कर ली गई है, वो सीज कर ली गई है, तो उसके पास क्या राइट ख़त्म हो जाएगा कि वो उसको चैलेंज ना कर सके एपीलेट फोरम पे या रिवीजन पे। दिस इज व्हाट ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर। सेक्शन 12 ये कह रहा है कि प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसकी अपॉइंटमेंट सेक्शन 12 के तहत होगी। A probation officer referred to in a probation order may be any person appointed to be probation officer by the officer in charge। Officer in charge हमने शुरू में पढ़ा था। He can be DG, he can be director of the area concerned। होम डिपार्टमेंट के नीचे ये सारा मैकेनिज्म जो है ये फॉर्म होगा।
प्रोबेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में भी है। उसके बाद उसके अलावा जिस तरह उसी तरह ऑन पैरेलल साइड पेरोल ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं प्रोबेशन ऑफिस के, इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर उस साइड पे हैं। ये इसकी हायरार्की है, इसको हम इन डिटेल लेटर ऑन हम देख सकते हैं अगर आप ये चाहेंगे तो। ए प्रोबेशन ऑफिसर रिफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी ए पर्सन who shall possess such qualification as may be prescribed by rules made in this behalf of this ordinance। रूल्स को हमने जो 1961 के हैं प्रोबेशन से के, उनको भी हमने नेक्स्ट डिस्कोर्स में हम इंशाल्लाह उनको भी देखेंगे। और अगर आपने प्रोबेशन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ का क्वेश्चन जो है अगर आपको आ जाए तो आप वो यू विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू अटेम्प्ट इट अनलेस को प्रोबेशन रूल्स को आप इसके साथ मिला के पढ़ें। वो क्वालिफिकेशन होगी वो जो मुकर्रर करेंगे। प्रोबेशन ऑफिसर इन एक्सरसाइज ऑफ द ड्यूटीज अंडर एनी प्रोबेशन शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ ऑफिसर इन चार्ज। क्या ड्यूटीज होंगी? कुछ ड्यूटीज इधर दी गई हैं और कुछ ड्यूटीज उन रूल्स में भी हैं। पहली ड्यूटी क्या करेगा? विजिट करेगा और उस प्रोबेशनर को एंड रिसीव विजिट फ्रॉम द ऑफेंडर एट सच रीजनेबल इंटरवल्स एज मे बी स्पेसिफाइड। उनको उसको बुला सकता है या उसके पास जा सकता है। ये उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होगी प्रोबेशन ऑफिसर की। सी दैट ऑफेंडर ऑब्जर्व द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड। जो सेक्शन 5 के तहत जो कंडीशन है क्या उनको फुलफिल किया जा रहा है। रिपोर्ट टू द ऑफिसर इन चार्ज। अगर ऐसा नहीं है तब भी रिपोर्ट करेगा, अगर ऐसा ही है तब भी वो रिपोर्ट कर सकता है। उसको एडवाइज करेगा, असिस्ट करेगा कि वो कोई अपनी एम्प्लॉयमेंट, कोई अपनी सर्विस, कोई अपनी नौकरी जो है वो ढूंढ ले। दैट विल बी हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी जो रूल्स में बताया गया है। दैट वाज द रीजन ऑन बेसिस ऑफ विच आई वाज सेइंग दैट अगर आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी ड्यूटीज का क्वेश्चन आता है तो आपको रूल्स को भी पढ़ना पड़ेगा। उसमें कुछ ड्यूटीज़ उसमें दी गई हैं, उसमें भी असिस्टेंस भी है, उसमें रिपोर्ट भी है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी है, कोर्ट की जुडिशल आर्डर की कंप्लायंस भी है, ऑफिसर इंचार्ज को भी मिलना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें भी ऐड है। तो ये आपका सेक्शन 13 था। 14 पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट के पास अख्तियार है कि गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है। इसका क्रक्स इस पूरे सेक्शन का यही है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ultimately government is empowered to do it. Provisions of this ordinance। अब इससे पहले भी रेफर्मेशन के हवाले से कुछ कानून बने हैं। आप 562 CRPC देखें, उसके अलावा रेफर्मेटरी स्कूल्स थे उनको देखें, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन है, बोस्टरल इंस्टीट्यूशन से। तो ये सेक्शन 17 ये कह रहा है कि ये उनसे वो उन एडिशन टू दोज रिफॉर्म्स होगा, उन इनेक्टमेंट होगा, उनसे ये डिविएशन नहीं होगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1962।